जरा एक कल्पना कीजिए, आज से कोई 1600 साल पहले बिहार के मैदानों में सूरज उग रहा है। हाँ। और वहाँ एक जगह है जो जो किसी शहर की तरह जगमगा रही है। हाँ। ये रोशनी दियों की नहीं, ये ज्ञान की है। एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद थी, आज वहाँ सिर्फ खंडर हैं। लेकिन अगर आप उन पत्थरों को ध्यान से सुने तो वो एक बहुत बड़ी, एक शानदार कहानी सुनाते हैं। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है नालंदा की, जिसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट से आई है, जो इस कमाल की जगह की कहानी को परत दर परत खोलती है। और हमारा मकसद ये समझना कि नालंदा सिर्फ इतिहास का एक पन्ना क्यों नहीं है, बल्कि एक ऐसा आइडिया है जो आज भी शायद बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर की कुछ इमारतें नहीं थी। वो एक विचार था। एक कह सकते हैं एक आंदोलन था। एक ऐसा विचार जिसने सदियों तक पूरे एशिया के सोचने समझने के तरीके को ही बदल दिया था। ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की जगह नहीं थी। ये ज्ञान को जीने का एक तरीका था। मतलब वहाँ सीखना और जिंदगी जीना एक ही बात थी। तो चलिए इसी विचार की बुनियाद से शुरू करते हैं। आखिर ये सब शुरू हुआ कैसे? हमें पता चलता है कि इसका जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के दौर में। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है कि उस जमाने में, जब दुनिया के कई हिस्सों में आप कह सकती हैं लड़ाइयाँ और उथल-पुथल मची हुई थी, तब भारत में ज्ञान के लिए एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना बनाया जा रहा था। हाँ, और ये उस दौर की प्राथमिकता को दिखाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आर्थिक रूप से मजबूत थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कला, विज्ञान और ज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया। नालंदा उसी सोच का सबसे बड़ा प्रतीक था। उन्होंने शायद ये समझा था कि एक साम्राज्य की असली ताकत उसकी तलवारों में नहीं, बल्कि उसके विद्वानों के दिमाग में होती है। और इसका जो पैमाना था, मतलब उसका साइज तो सोच से भी परे है। सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ, एक साथ 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक। ये किसी आज के बड़े कॉलेज कैंपस जैसा नहीं था। ये तो अपने आप में ज्ञान का एक पूरा शहर था। और यहीं पर इसकी सबसे अनोखी बात छिपी है। ये एक पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय था। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। इसका मतलब था कि ज्ञान सिर्फ क्लासरूम के घंटों तक बंधा नहीं था। ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश थी जहां चौबीसों घंटे बौद्धिक बहस चलती रहे। छात्र और शिक्षक एक ही जगह रहते, साथ खाना खाते, टहलते और लगातार विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान करते। सीखने की प्रक्रिया कभी रुकती ही नहीं थी। मतलब ये एक तरह का 24/7 आइडिया इंक्यूबेटर था, जहां आप सोने भी जा रहे हैं तो शायद अपने बगल वाले से किसी दार्शनिक सवाल पर बहस करते हुए जा रहे हैं। आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं। ये एक इमर्सिव लर्निंग का मॉडल था, जो आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज करने की कोशिश कर रही हैं। वो नालंदा 1600 साल पहले कर रहा था। ज्ञान को किताबों से निकालकर जिंदगी का हिस्सा बना देना, वही उसका असली जादू था। और इस माहौल में सिर्फ भारत के ही लोग नहीं थे, है ना? मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि ये जगह एक चुंबक की तरह थी, जो पूरी दुनिया के दिमागों को अपनी तरफ खींच रही थी। एक बहुत ताकतवर चुंबक। सोचिए, उस जमाने में बिना हवाई जहाज या ट्रेन के लोग चीन, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और यहाँ तक के ग्रीस से हजारों मील का मुश्किल सफर तय करके यहाँ आ रहे थे। यह आसान नहीं था। इसमें सालों लग जाते थे, जान का भी खतरा होता था। फिर भी वे आते थे। तो यहाँ ना इतना जरूरी क्यों था? क्या उस समय दुनिया में और कोई सीखने की जगह नहीं थी? जगहें तो थीं, लेकिन नालंदा जैसा कोई नहीं था। वो उस समय का हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और MIT सब कुछ एक ही जगह पर था। अगर आप ज्ञान की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे, तो आपको नालंदा आना ही पड़ता था। ये एक तरह से कह सकते हैं बौद्धिक मक्का बन गया था। और यहाँ एडमिशन लेना भी कोई बच्चों का खेल नहीं था। मुझे एक बात ने बहुत हैरान किया। यहाँ कोई लिखित परीक्षा या फॉर्म नहीं होता था। गेट पर ही संरक्षक बैठे होते थे, जिन्हें द्वार पंडित कहते थे। हाँ, और ये द्वार पंडित कोई आम गार्ड नहीं थे। वे खुद बहुत बड़े विद्वान होते थे। उनका काम था हर आने वाले छात्र से तीखे, गहरे दार्शनिक सवाल पूछना। आपकी बुद्धि, आपके तर्क करने की क्षमता और आपके ज्ञान की गहराई, उसको वहीं दरवाजे पर परख लिया जाता था। मतलब इंटरव्यू पहले, एडमिशन बाद में।
कहते हैं कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 ही लोग उनके सवालों का जवाब दे पाते थे और अंदर जा पाते थे। बिल्कुल। और इससे पता चलता है कि नालंदा का रुतबा क्या था। उनका जोर संख्या पर नहीं, गुणवत्ता पर था। ये एक तरह से आज के पीयर रिव्यू सिस्टम का शुरुआती रूप था। ज्ञान की समुदाय में दाखिल होने से पहले ही आपकी काबिलियत को परखा जाता था। ये सिर्फ एडमिशन नहीं था, बल्कि बौद्धिक सम्मान कमाने की एक प्रक्रिया थी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिस्टम कुछ ज्यादा ही अभिजात मतलब इलीटिस्ट नहीं था? क्या इससे ज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं हो गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आज के नजरिए से देखें तो ये अभिजात्य लग सकता है, लेकिन उस समय उनका मकसद था कि अंदर बहस का स्तर कभी कम ना हो। वो एक ऐसा माहौल बनाए रखना चाहते थे जहां हर कोई एक दूसरे को चुनौती दे सके, नए विचारों को जन्म दे सके। अगर वे हर किसी को अंदर आने देते तो शायद वो बौद्धिक तीव्रता बनाए रखना मुश्किल हो जाता। उनका मानना था कि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे तेज दिमागों का एक साथ होना जरूरी है। समझ गई। तो मान लीजिए कोई छात्र उन मुश्किल सवालों को पार कर गया, अब उसकी जिंदगी अंदर कैसी होती थी? क्या वहां का माहौल आज की यूनिवर्सिटी जैसा ही था? क्लास, कैंटीन, हॉस्टल? कुछ मायनों में हाँ, लेकिन ज्यादातर मायनों में बहुत अलग। हमें जो जानकारी मिली है वो एक बहुत ही अनुशासित जिंदगी के बारे में बताती है। दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले ध्यान और प्रार्थना से होती थी। फिर दिन भर अलग अलग विषयों पर लेक्चर होते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जोर वाद विवाद और तर्क पर दिया जाता था। और विषय, ये लिस्ट तो कमाल की है। हम्म तर्कशास्त्र, गणित, चिकित्सा यानी आयुर्वेद, व्याकरण, खगोल विज्ञान, वास्तुकला, धातु विज्ञान, तत्व मीमांसा। ये सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं थी जैसा कई लोग सोचते हैं। ये तो जीवन के हर पहलू को छूने वाली एक मुकम्मल शिक्षा थी। हमें पता है कि महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी इसी क्षेत्र से जुड़े थे, जिन्होंने शून्य की अवधारणा दुनिया को दी। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो स्रोतों में लिखी है। ज्ञान को याद नहीं किया जाता था, उस पर महारत हासिल की जाती थी। ये लाइन नालंदा के पूरे शैक्षिक दर्शन का सार है। वहां रट्टा मारने पर जोर नहीं था। छात्रों को सवाल पूछने, शिक्षकों की बातों को चुनौती देने और अपने तर्क पेश करने के लिए उकसाया जाता था। क्लासरूम एक अखाड़े की तरह थे, जहां शब्दों और विचारों की कुश्ती होती थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि वहां रचनात्मकता या कला के लिए कोई जगह नहीं थी? क्या सब कुछ सिर्फ तर्क और बहस ही था? बिल्कुल नहीं। वास्तुकला और मूर्तिकला जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा के खंडहरों में आज भी जो मूर्तियां और कलाकृतियां मिलती हैं, वो उस दौर की कला का बेहतरीन नमूना है। उनका मानना था कि ज्ञान एक समग्र चीज है। विज्ञान, कला और दर्शन, ये सब एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। आप एक को दूसरे से अलग करके नहीं समझ सकते। ये एक संतुलित नजरिया था। अब उस चीज पर आते हैं जो शायद नालंदा का दिल थी, उसका सबसे बड़ा खजाना, वहां की लाइब्रेरी। इसका नाम ही कितना खूबसूरत है, धर्मगंज, यानी ज्ञान का पर्वत। सिर्फ नाम ही नहीं, वो सचमुच में ज्ञान का पर्वत था। ये कोई एक इमारत नहीं थी, बल्कि लाइब्रेरी का एक पूरा कॉम्प्लेक्स था, जिसमें 3 विशाल बहुमंजिला इमारतें थीं। और वो इमारतें भी कोई छोटी मोटी नहीं थीं। हमें पता चला है कि वो 9 मंजिल ऊंची थीं। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के 9 मंजिला इमारत बनाना ही अपने आप में एक अजूबा है। हाँ, और उन्हीं इमारतों के नाम भी बहुत काव्यात्मक थे। रत्न सागर यानी रत्नों का महासागर, रत्नोदधि माने रत्नों का सागर, और रत्नरंजक रत्नों से सुशोभित। ये नाम ही बताते हैं कि वे उन पांडुलिपियों को कितना कीमती मानते थे। उनके लिए वो कागज के टुकड़े नहीं थे, वो हीरे जवाहरात थे। इन इमारतों में लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां थीं। मैं तो बस ये सोचकर हैरान हूं कि उस लाइब्रेरी में क्या क्या ज्ञान रहा होगा। शायद ऐसे कितने ही वैज्ञानिक सिद्धांत, दार्शनिक विचार और साहित्यिक रचनाएं होंगी जो हम तक कभी पहुंची ही नहीं। ये सोचना भी तकलीफ देता है। ये प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिक खजाना था, शायद अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी से भी बड़ा और ज्यादा व्यवस्थित। एक कहानी कहती है कि जब इस लाइब्रेरी को जलाया गया तो ये महीनों तक जलती रही। हो सकता है ये बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, लेकिन ये उस नुकसान की भयावहता को दिखाने के लिए काफी है जो मानवता को हुआ। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि अगर वो ज्ञान बच गया होता तो आज दुनिया का इतिहास और विज्ञान कितना अलग होता। और इस ज्ञान को बनाने और फैलाने वाले भी कोई आम लोग नहीं थे। इतिहास के कुछ सबसे बड़े नाम यहाँ से जुड़े हैं। नागार्जुन जैसे महान दार्शनिक, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, और फिर वो चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिनका नाम बार बार आता है। ह्वेनसांग की भूमिका बहुत बड़ी है। वो 7वीं शताब्दी में चीन से पैदल चलकर नालंदा आए थे
और उन्होंने यहाँ कई साल बिताए, पहले एक छात्र के रूप में और फिर एक शिक्षक के रूप में। आज हम नालंदा की रोजमर्रा की जिंदगी, वहाँ की पढ़ाई के बारे में जो कुछ भी इतनी बारीकी से जानते हैं, उसका ज्यादातर श्रेय उन्हीं के लिखे हुए यात्रा वृत्तांत को जाता है। उन्होंने एक बाहरी व्यक्ति की आंखों से सब कुछ देखा और उसे विस्तार से लिखा। मतलब वो उस समय के एक तरह के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार थे जो अपनी आंखों देखी रिपोर्टिंग कर रहे थे। बिल्कुल, और वो सिर्फ रिपोर्टर नहीं थे, वो ज्ञान के वाहक भी थे। जब वो चीन वापस गए तो अपने साथ घोड़ों पर लादकर 657 संस्कृत ग्रंथ ले गए, और फिर उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उन ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा दी। इस एक व्यक्ति के काम ने पूरे चीन, जापान, कोरिया और पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं से हमें नालंदा का असली प्रभाव समझ में आता है। उसका असर सिर्फ उसकी दीवारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके छात्र उस ज्ञान को लेकर पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक बहुत दुखद मोड़ आता है। एक ऐसी चीज जिसने 700 सालों तक दुनिया को रोशन किया, वो अचानक बुझ गई। हाँ, और ये बहुत तेजी से हुआ। स्रोत बताते हैं कि 1193 ईस्वी में तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने नालंदा पर हमला किया। ये सोचना भी भयानक है। 700 सालों की ज्ञान की परंपरा, हजारों विद्वानों की मेहनत, लाखों किताबें, कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म कर दिया गया। महान पुस्तकालयों में आग लगा दी गई, हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को मार दिया गया। एक लाइन जो मेरे दिमाग में अटक गई है वो है, एक लौ जिसने दुनिया को रोशन किया था, बुझ गई। एक पल में सब कुछ खत्म। नालंदा का पतन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का विनाश नहीं था, ये एक युग का अंत था। ये उस पूरे इलाके में संगठित, खुले विचारों वाली और बहुसांस्कृतिक शिक्षा के दौर का एक प्रतीकात्मक अंत था। इसने ज्ञान के उस प्रवाह को तोड़ दिया जो सदियों से बह रहा था, और उस इलाके में एक तरह के बौद्धिक अंधकार की शुरुआत हुई, जिसका असर शायद आज भी कहीं ना कहीं महसूस किया जा सकता है। ये वाकई बहुत दुखद है। ऐसा लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा उम्मीद देती है वो ये है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। बिल्कुल राख से एक फीनिक्स पक्षी की तरह लगभग 800 साल तक गुमनामी में रहने के बाद 2010 में भारत सरकार ने पूर्वी एशिया के कई देशों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया, उसी प्राचीन स्थल के पास। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसका आज का पुनर्जन्म भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन नालंदा था। हाँ, और ये बहुत सोच समझकर किया गया है। ये नालंदा की उस मूल पहचान को सलाम करता है कि ज्ञान किसी एक देश या संस्कृति की संपत्ति नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आज का नया नालंदा विश्वविद्यालय उसी विरासत को फिर से पाने की एक कोशिश है। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती भी है। चुनौती कैसी? चुनौती ये है कि आप इमारतें तो दोबारा बना सकते हैं, लेकिन क्या आप उस माहौल, उस संस्कृति, उस बौद्धिक ईमानदारी को फिर से बना सकते हैं जो असली नालंदा की आत्मा थी? क्या आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहां फोकस डिग्री और नौकरी पर है, आप ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज को फिर से जिंदा कर सकते हैं? ये नए नालंदा के सामने सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पूरी कहानी का, इसके उतार चढ़ाव का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम नालंदा से क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी भी समाज की असली ताकत उसके हथियार या उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका ज्ञान होता है। नालंदा इस बात की याद दिलाता है कि भारत ने कभी दुनिया को क्या दिया था। ज्ञान का एक ऐसा केंद्र जो हर किसी के लिए खुला था, जहां विचारों का सम्मान होता था और जहां सत्य की खोजी सबसे बड़ा लक्ष्य था। जब कोई आज उन खंडरों के बीच खड़ा होता है तो वो सिर्फ टूटी हुई ईंटें और पत्थर नहीं देखता है, वो एक विचार की गूंज सुनता है, एक महान सपना जो कभी हकीकत था। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान बहुत नाजुक होता है और उसे बचाना, उसे बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये मानवता का सबसे कीमती खजाना है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। स्रोतों से ये तो साफ है कि नालंदा का भौतिक शरीर फिर से बन रहा है, लेकिन आज की इस दुनिया में, जहां हमारे पास गूगल के जरिए सेकंडों में कोई भी जानकारी आ जाती है, जहां हम सब जानकारी के महासागर में तैर रहे हैं, हम नालंदा की आत्मा को कैसे जिंदा कर सकते हैं? वो आत्मा जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उस पर महारत हासिल करने, उस पर गहराई से बहस करने
और अनुशासन के साथ ज्ञान को जीने में विश्वास रखती थी। क्या आज के दौर में ये मुमकिन है?